Good morning, student. This is a video class for class 10th. I am going to continue geography subject, chapter 1, resource and development, lecture 7. Student, as you know, we was talking about land resources and uses of land. So today we will discuss about wasteland, fallow land and net zone land. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. इस टॉपिक में आपको आज पढ़ना है लैंड रिसोर्सेज. Land resources has land under a variety of various features, namely mountain, plateau, plain and islands. हमारे पास जो भी लैंड है इंडिया में वो किस चीज़ों में बढ़ चुका है. माउंटेन में, प्लेन एरिया में, प्लेट्यू एरिया में. अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन. 43% जो लैंड हमारा इन्वॉल्व है वो प्लेन एरिया में है, विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. माउंटेन account for 30% of the total surface area of the country. और जो हमारे पास माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, वो सब कितने परसेंटेज में है. जैसे 100% टोटल है और अगर उसमें से 43% हम प्लेन एरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि प्लेन एरिया में तो एग्रीकल्चर होगा, प्लेन ही एरिया में इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है. माउंटेन में इंडस्ट्री थोड़ी ना सेटअप हो सकती है. तो हमारे पास माउंटेन एरिया कितने 30% है और प्लेट्यू एरिया कितना परसेंटेज है 27% है. जैसा कि आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट के फॉर्म में शो कर रहा होगा. जो ब्लू कलर का एरिया है वो क्या है, प्लेन एरिया है, और जो डार्क पिंक कलर है वो माउंटेन है, और येलो कलर से प्लेट्यू एरिया को यहाँ पर शो कर रहा है. प्लेट्यू एरिया किस लिए का होता है. प्लेट्यू एरिया में हमको बहुत सारे मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट मिलते हैं. प्लेट्यू एरिया जो ऐसा रीजन होता है वहाँ पर हमको काफ़ी खनिज मिलती हैं, और ऐसे बहुत सारे जो पेट्रोलियम्स, केरोसिन, ये सब क्या होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं, उस फॉर्म में हमको वहाँ पर पाए जाते हैं. माउंटेन एरिया किस लिए होता है. माउंटेन वहाँ पर हमारे हरियाली होती है अच्छी, काफ़ी माउंटेन एरिया देखने लायक होता है, ट्रेवलिंग के लिए होता है. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capacity, कल्चर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर. लैंड का जो तरीका हमारे स्कूल में, हमारे देश में, वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या तरीका है उसका. लैंड को हम डिटरमाइन करते हैं उनको फिजिकल तरीके से, ट्रोपोग्राफिक तरीके से. मौसम है, जैसे क्लाइमेट है, क्या सॉइल का क्या टाइप है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, अरिश सॉइल है. अभी आप जानेंगे कि सॉइल के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं. रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है और अरिश सॉइल होता है. ये जब सॉइल के टाइप है इसमें हम अलग अलग तरह की खेती करते हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरीके की क्लाइमेट होती है. इसमें अलग अलग चीज़ें हमें इस सॉइल में मिलती है. तो ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से यहाँ पर जैसे जैसे सॉइल है वहाँ पर वैसे मॉइस्चर रहता है, वहाँ पर वैसी नमी होती है. तो पॉपुलेशन का भी वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है. जहाँ पर डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं उसे कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहते हैं. और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर हम अपने तकनीकों को, अपने जो भी हमारे पास स्किल है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम वहाँ पर सेटअप कर सकें, वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकें. लैंड अगर अच्छी रहेगी, ऐसा क्लाइमेट रहेगा तो हम वहाँ पर अच्छी, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है. लैंड का काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे डेवलपमेंट एरिया के हिसाब से. हम रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें जो हमारे डेवलपमेंट में काम आए, जो हमारे आगे के लिए काफ़ी लाभकारी हो. जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर भी काम करना मुश्किल होता है. जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर भी काम करना मुश्किल होता है. तो क्लाइमेट का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में. तो मॉडरेट नेचर अगर रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. आपको ये लाइन ज़रूर से ध्यान रखिएगा. और यहाँ पर लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम एंड हैज नॉट been done fully. Moreover, some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also
नॉट बीन सर्वेड, मतलब कि 93% हम अपने लैंड को यूज़ कर पाते हैं। हमारे पास जो टोटल लैंड है कितना है, 3.28 मिलियंस, ये हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर, इतना हमारे पास टोटल जोग्राफिकल एरिया है। बट हम 93% ही जोग्राफिकल एरिया को यूज़ करते हैं, बाकी 7% कहाँ चला जाता है। वैसा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसे कि हम उसको अभी तक काउंट नहीं करते हैं, हम अपने उसको उसमें अभी इंक्लूड ही नहीं की हैं पूरा पूरा। और कुछ हमारे जो एरिया जम्मू कश्मीर में, जो पीओके आप जानते हैं, वो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई की गई है, और कुछ एरिया ऐसी जो चाइना के तरफ है। तो ये सब एरिया जो है 7% हमारी एरिया जिसको हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हमारी, पर उसको हम अपने अपने उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। ये हमारा लैंड पैटर्न क्या है, इंडिया का है, जिसमें टोपोग्राफी आती है, क्लाइमेट आता है, सॉइल के टाइप आते हैं, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्पफुल भी हैं और एक हर्डल भी हैं, रुकावट भी हैं। आगे देखते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए लैंड कैसे डिवाइड हो रखा है, कैसे कैसे पर्पस पे। एक फॉरेस्ट में लैंड, हमारा फॉरेस्ट में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो हम खेती करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से लैंड है, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, मतलब वेस्ट लैंड, ऐसे लैंड जिसको हम अपने खेती में काम नहीं, बंजर ज़मीन है, वो ज़मीनों में खेती नहीं होती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ऐसे भी जगह जो लैंड है जिसको हम खेती करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, खेती के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको, हम बिल्डिंग में, रोड्स और फैक्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम अपने रोडवेज बना रहे हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ और बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं सारे लैंड पे हम एग्रीकल्चर ही करें, पर रहने के लिए, रेसिडेंस के लिए भी तो हमें कुछ लैंड की ज़रूरत होती है। पर कुछ लैंड ऐसे वेस्ट लैंड भी होते हैं और कुछ नॉन एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, ये आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। अदर कल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग फॉलो लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड कौन से होते हैं, जिसमें हम खेती नहीं करते, तो वो कौन से लैंड है जिसमें हम अपने कैटल्स को, हॉर्सेस को वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, मतलब वहाँ पर ऐसे खरपतवार उगे रहते हैं, वहाँ पर हमारे पशु चारा के लिए वहाँ पर चरने के लिए आते हैं। तो वो कौन से हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं, जैसे उसमें हॉर्स, कैटल, शीप, गोट, ये सब हमारे कैटल्स वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स नॉट इंक्लूड नेट जोन एरिया, ऐसे लैंड जिसको मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, मिसलेनियस ट्री क्रॉप मतलब कि छोटे वन, उपवन, मतलब छोटे बाग बगीचा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, पर वो किसके लिए नहीं यूज़ करते, उसको हम खेती के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम फूलों के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे छोटे छोटे पार्क बने रहते हैं जो हमारे यहाँ उपवन बने रहते हैं सुंदरता के लिए, और थोड़ा सा काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छा लगे, ऐसा लैंड्स होते हैं जहाँ पर हम एक छोटे छोटे बगीचा बनाते हैं। वैसे लैंड्स भी वहाँ पर भी वो ट्री में कवर करते हैं, वो लैंड वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। समझिएगा, बहुत तरह के आप देखिए अपने चारों तरफ, अपने एरिया में भी, कि आपके तरफ जो लैंड है किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व है या किस किस में यूज़ हो रखी है। घर बने हुए हैं, कहीं पार्क में यूज़ हो रही है, कहीं रोड में यूज़ हो रही है, कहीं ब्रिज में यूज़ हो रही है। तो ये सब क्या है, लैंड का यूज़ है, हम क्या का उसमें कर सकते हैं, हम कैसे कैसे लैंड का यूज़ कर सकते हैं, ये देखना है आपको। और इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, सोचेंगे थोड़ा सा, ये सब तो पॉइंट्स अच्छे से रहते हैं, पर अगर दिमाग में नहीं है तो भी आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसका यूज़ करें। कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट कल्टिवेबल मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि ऐसे लैंड जिसमें पिछले 5 सालों से या 5 सालों से अधिक खेती नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि खेती नहीं होती थी, उसमें खेती होती थी उस लैंड में, पर पिछले 5 सालों से खेती नहीं हो रही है। तो वैसे भी कुछ लैंड्स हैं, अगर आप जाते हो कभी ट्रेन से तो आप ऐसे लैंड देखते हो कि बहुत लगता है कि यहाँ खेती नहीं होती, पर ज़रूरी नहीं है वो कल्टीवेबल लैंड हो सकता है वो कहाँ पर अभी हार्वेस्ट का टाइम था तो वहाँ पर खेती हुई हो, इसलिए। तो ये डायग्राम के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि कितना परसेंट फॉरेस्ट लैंड में यूज़ में आ रहा है, किसमें एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में आ रहा है। परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग का कलर आप देख सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग आप इस सर्कल को देख सकते हैं कि रेड कलर किसका है, अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड का, डार्क ग्रीन कलर किसका है, ये सब आप देख सकते हो कि ये फॉरेस्ट वाला है, ये कलर। तो आप यहाँ से मैच करके ये आप सब देख सकते हैं कि कौन सा लैंड कहाँ पर कितना इन्वॉल्व है। आगे हम देखेंगे
फैलो लैंड, फैलो लैंड क्या होता है? करंट फैलो और एक होता है अदर देन करंट फैलो। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि ऐसा करंट फैलो लैंड ये कि जिसमें पिछले 1 साल से खेती नहीं हो रही है या 1 साल से कम 6 महीने के अंदर, यानी करीब मैक्सिमम कितना 1 ईयर, उससे अधिक में खेती नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और अदर देन करंट फैलो क्या लैंड होते हैं? कौन से? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर, मतलब ऐसे लैंड जिसमें पिछले 1 से 5 साल के अंदर खेती नहीं हुई, मतलब 1 साल से अधिक होनी चाहिए, 5 साल से कम, तो ये होते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। ये इसका बिग डिफरेंस है दोनों में कि करंट फैलो लैंड मतलब जिसमें 1 साल के अंदर खेती नहीं हुई है, और अदर देन करंट फैलो लैंड में मतलब जिसमें 1 साल से अधिक, 5 साल से कम। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये 1 नंबर के मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, तो आप थोड़ा इसको याद करेंगे। ऐसा एरिया जिसमें एग्रीकल्चर तो होता है, साथ में वो एकदम प्योर बोआ, मतलब जहाँ हम खेती करें हैं, जहाँ पर हम अभी फसल बोए हैं, जो मेरा एरिया खेती करने के लिए उपयोगी आ रहा है, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। देखिए कितना परसेंटेज है, देख लीजिए, नेट सोन एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ये जो कलर है ये नेट सोन एरिया का सबसे अधिक परसेंटेज है। करंट फैलो लैंड भी आप देख सकते हैं 4.9 बहुत कम है यहाँ पर, और फैलो अदर देन करंट फैलो यहाँ पर देखिए ये भी 3.6 है। तो सबसे अधिक क्या है? नेट सोन एरिया, जो हम खेती करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ऐसे लैंड भी बहुत अधिक 46% किस चीज़ का है? ये नॉन एग्रीकल्चर, जहाँ बिल्डिंग है, जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है, तो ये दोनों एरिया अधिक ही होंगे। आप ही सोचिए में खेती अधिक होनी चाहिए, और एक ऐसा लैंड जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर लोगों के बिजनेस हैं, तो वहाँ पर लैंड अधिक यूज़ होंगे। छोटा बहुत जो छोटे मोटे लैंड्स हैं वो थोड़े बहुत हमें इन्वॉल्व हैं, पर मैक्सिमम पार्ट कहाँ लैंड का इन्वॉल्व है? खेती करने में और हमारे बिजनेस करने में, रेसिडेंस एरिया में। वेस्टलैंड क्या होता है? लास्ट टॉपिक देखते हैं। वेस्टलैंड इंक्लूडिंग रॉकी, अरिड एंड डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया सटा हुआ है, इसमें स्पेस नहीं है। डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूडिंग सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री। जो वेस्टलैंड है, जब हम देखें खेती कर रहे हैं, खेती करने पर वो ज़मीन का यूज़ नहीं हो रहा है, बंजर ज़मीन है, तो फिर उसमें खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरेड मैंने क्या है? एक तरह का थोड़ा सा रेगिस्तान टाइप का, डेजर्ट टाइप का एरिया है, तो उसको हम क्या करेंगे? अपने एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको हम सेटल कर लेंगे। किस में सेटल करेंगे? रोडवे बनवाएंगे, उसमें रेलवे बनाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इसमें इसको हम इसमें चेंज करेंगे। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि वो बर्बाद हो, वो लैंड खराब हो, उससे अच्छा है कि हम उसको किसी और रूप में चेंज कर लें। इसलिए तो बोलते हैं जैसे कोई वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हम किसी फर्दर चीज़ में यूज़ करते हैं तो वो उपयोगी बन जाती है, उसी तरह जो वेस्ट लैंड होता है अगर उसको हम किसी और रूप में यूज़ कर लें, किसी और तरीके से उसका हम यूज़ में ले आए, तो वो वेस्ट नहीं रहती है, उसका रूप बदल जाता है, तो वो चेंज आ जाता है, तो हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो आप आज लैंड का सारा पैटर्न अच्छे से समझे हैं। इसे पिछले भी क्लास में आपको समझाया था, पर वो पूरा ब्रीफ नॉलेज नहीं थी, ये ब्रीफ नॉलेज है। तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स पे 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको समझिए, याद करिए। ठीक है, थैंक यू।